हाय एवरीवन। तो आप कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से आप अपने स्टडी पर ध्यान दे रहे होंगे। आज हम लोगों का वीडियो होने वाला है लिटरेरी टर्म्स को लेकर के, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस वाले वीडियो में वो सभी लिटरेरी टर्म्स को इंक्लूड किया गया है जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, इसको स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये वीडियो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये मान के चलिएगा कि यहां से आपको पेपर में प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और बेसिकली हम आपको बता ही चुके हैं कि हम आपको एमएच इब्राहिम की लिटरेरी टर्म्स की जो किताब है वो करा रहे हैं, ठीक है ना। ये वीडियो नंबर 5 होने वाला है। इससे पहले हम लिटरेरी टर्म्स के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स करा ही चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे एसआर कोचिंग क्लासेस पर, आप उसको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये लग रहा है कि हमारा सेशन जो है जो कंटेंट है वो ऑथेंटिक है, या फिर आपको लगता है कि हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है, तो आप प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला आपके सामने टर्म है बॉम्बास्ट। यहां आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखो, किताबें सबके पास होती हैं, पर किताबों को पढ़ा कैसे जाए और उसमें जो कंटेंट दिया है उसमें किस प्रकार से प्रश्न बन सकता है, कहां से कितना एग्जामिनर पूछ सकता है, ये महत्वपूर्ण है। किताबें तो सभी हैं, मार्केट में भी चल रही हैं, आपके पास में भी होंगी, लेकिन फिर भी एमएच इब्राहिम लोगों को समझ में नहीं आती है। तो हम आपको जितना बता रहे हैं, जैसे बता रहे हैं, बिल्कुल वैसे आपको समझना है। आपका प्रश्न बिल्कुल ही गलत नहीं होएगा। जितना बता रहा हूं उतने हिसाब से आप देख लिए, तो फिर प्रश्न चाहे कहीं से भी उस टर्म से बना ले, आप उसको आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए समझते हैं। देखिए, बॉम्बास्ट क्या है। देखो, बॉम्बास्ट बेसिकली डिनोट करता है अ वर्डी एंड इनफ्लेटेड डिक्शन, मतलब बहुत ज्यादा शब्दों से भारी भरकम, ठीक है ना, और इनफ्लेटेड डिक्शन होगा। दैट इज पैसेंटली डिसप्रोपोर्शनेट टू द मैटर दैट इज सिग्निफाई। कहने का मतलब ये हुआ है, बॉम्बास्ट का मतलब कोई भी ऐसा डिक्शन या भाषा शैली जो बहुत ज्यादा मार शब्दों का उसमें हेर फेर होगा, बहुत भारी भरकम शब्द लगा दिए जाएंगे, और जितना कि जो हमारा मैटर है उस मैटर के लिए उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप शब्द लगा रहे हैं। जैसे मैंने बोला, देवताओं के देव, हजारों अशरों के देव, है ना, मतलब ऐसे श्री 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 108 श्री, है ना, सुखदेव सिंह पधार रहे हैं। मतलब यार सिंपल से श्री 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 108 श्री कहने की क्या जरूरत है? श्रीमान कह सकते हो, है ना, सिंपल सा कोई और शब्द लगा सकते हो। इतना भारी भरकम शब्द बोलने की क्या जरूरत है? तो दूर से ही लग रहा है ये चापलूसी आदमी है, चापलूसी कर रहा है ये, है ना, ऐसा नहीं। तो उस वाली चीज को हम क्या बोलेंगे? बॉम्बास्ट बोलेंगे। मतलब भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करना जितनी ज्यादा जरूरत भी नहीं है ना। देवों के देव, है ना, पता नहीं कैसे बोले, महाराजा धीराज पधार रहे हैं। तो ये आपका टर्म हो गया बॉम्बास्ट। इसे हमें ध्यान रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट में। दूसरा है, यहां देखेंगे, स्टडीज डिवोटेड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑथरशिप, डेट्स एंड डेट ऑफ इशू एंड एडिशंस एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ बुक आर कॉल्ड बाइबिलोग्राफी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बाइबिलोग्राफी क्या है, ठीक है, इस तरीके से पूछ लिया जाए कि विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट बाइबिलोग्राफी, या फिर आपसे परिभाषा दी जाए कि ऐसी कोई स्टडीज जो कि डिवोटेड हो, इसमें राइटर के बारे में आपको पता लगे कि किसने लिखा है, ये कब इशू की गई है उसके बारे में पता हो, ये कौन सा एडिशन है ये बताया जाए, या फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसके अंदर कितने पेजेस हैं वो बताया जाए, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे? इसे हम कहते हैं बाइबिलोग्राफी। तो कहां ध्यान देना है? नंबर 1 पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑथर सिर्फ देखने को मिलेगी, डेट ऑफ इशू कब हुई वो देखने को मिलती है, तीसरा इसका एडिशन कौन सा है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, इतनी चीजें जब हमें देखने को मिलती है, जहां पर उस चीज को हम क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं बाइबिलोग्राफी। तो ये दूसरा आपका टर्म्स हो गया बाइबिलोग्राफी वाला। आगे देखते हैं, यहां पर आप देख रहे होंगे लिखा है स्क्रेप्ड ऑफ देन यूज्ड फॉर अ न्यू टेक्स्ट, ठीक है ना। सच पर्चमेंट्स आर कॉल्ड प्लिम्पसेट्स। अभी ध्यान देना, मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में पर्चमेंट के बारे में पढ़ाया था। पर्चमेंट क्या होता है? बेसिकली एक स्किन होती है उसमें गोट की, और वही दे रखा है इसमें स्वाइन की, तो उसी को पर्चमेंट बोलते हैं। पर्चमेंट अलग अलग प्रकार का होता है, इसमें आपने देखा वेलम भी है, कोडेक्स भी है, ये सभी पर्चमेंट के ही बेसिकली हिस्से माने जाते हैं। तो मैंने आपको लास्ट वाले डेटम्स में पढ़ाया था। यहाँ पर इसको मैंने क्या लिखा है, अगर आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए प्लिम्पसेट्स क्या है, ये तीसरा डेटम्स है आपका आज का, तो आपको ध्यान देना है
स्क्रैप्ड ऑफ कर दिया गया हो और जिससे न्यू टेक्स्ट के लिए यूज किया गया हो। कहने का मतलब कोई भी पर्चमेंट जिसे पूरा फिर से उसे रिन्यू किया गया हो, ठीक है ना, नया टेक्स्ट बनाने के लिए, ऐसे पर्चमेंट को हम क्या बोलते हैं, प्लिम्पसेट्स बोलते हैं। तो यहाँ आपको कहाँ ध्यान देना है, बस इतना ध्यान देना है, यूज फॉर अ न्यू टेक्स्ट। इस वर्ड को पकड़ लेना, जहां जब भी आएगा तो वो आपका प्लिम्पसेट्स हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ना ये प्लिम्पसेट्स, इसका मतलब क्या है, स्क्रैप्ड क्लीन, मतलब कतई एकदम आप साफ कर देना। आपने देखा हो ना किसी का स्किन जिसके ऊपर जो कुछ हेयर वगैरह होते हैं उसको एकदम सब पूरी तरीके से हटा देना। जैसे आप देखो ढोलक देखिए ना, ढोलक के ऊपर जो होते हैं एकदम कतई एकदम क्लीन उसकी स्किन होती है, उसी वैसा ही पर्चमेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं प्लिम्पसेट्स, ठीक। और ये न्यू टेक्स्ट के लिए यूज किया जाता है। इनकुनाबुला ये आपने पढ़ी चुके हैं। इनकुनाबुला क्या है बेसिकली, तो इसको देखते हैं। देखो ये क्या है, द सिंगुलर इज इनकुनाबुलम, ठीक है, डिजिग्नेट्स बुक दैट वर प्रोड्यूस्ड इन द इन्फेंसी ऑफ प्रिंटिंग। ये एक टर्म याद रखना है, हालांकि ये पूछा जा चुका है ड्यूरिंग द हाफ सेंचुरी बिफोर 1500। तो कहने का मतलब आपको क्या ध्यान देना है, ऐसी कोई पुस्तकें, ठीक है ना, जो 1500 से पहले पब्लिश की गई हूं उसे हम लोग बोलते हैं इनकुनाबुला, ठीक है ना। और इसकी सबसे खास बात क्या है, ये ऐसी पुस्तकें जो इन्फेंसी ऑफ प्रिंटिंग टाइम में पब्लिश की गई। मतलब क्या है, आपको पता है कि 1476 में प्रिंटिंग प्रेस आती है, तो 1476 में आती है, उस टाइम पर ये पूरी तरीके से डेवलप कर नहीं पाती हैं। तो इस वाले पीरियड में जितनी भी जो है पुस्तकें पब्लिश की गई थी वो इनकुनाबुला ही बोली जाएंगी, उसमें काउंट की जाएंगी, क्योंकि ये इन्फेंसी ऑफ प्रिंटिंग में पब्लिश हुई थी, ठीक है ना। तो अगर मान लो 1500 नहीं दिया, आपसे ऐसे पूछ लिया कि दोज बुक्स विच वर पब्लिश्ड ड्यूरिंग द इन्फेंसी ऑफ प्रिंटिंग व्हाट दे आर कॉल्ड, तो आपसे पूछा जाएगा तो आप बता देना है इनकुनाबुला, ठीक है ना। अगर डेट दे रखी है तो आप ठीक है बिफोर 1500 लगा देना। अब पता है इनकुनाबुला क्या है, एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, स्वेडलिंग क्लॉज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या फिर उसको कह सकते हैं और क्रेडल। तो आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इनकुनाबुला जो है वो किस भाषा से लिया गया है, तो हमको पता होना चाहिए लैटिन भाषा से लिया गया है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ इनकुनाबुला इन लैटिन, तो आपको पता होना चाहिए स्वेडिंग क्लॉज होता है। अगर ये नहीं है तो फिर क्रेडल, आपको ये वाला इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्रेडल, क्रेडल पूछ लिया गया तो तब भी आप आंसर आसानी से कर पाएंगे। तो ये जो मैंने आपको अलग अलग चीजें बताई हैं इसको क्लासिफाई किया है, उस प्रकार से आपको चीजों को देखना है। जब आप इस प्रकार से चीजों को देखेंगे तो प्रश्न चाहे कैसे भी घुमा दे आप आसानी से उसके आंसर को ढूंढ पाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर अगला आपके सामने टर्म है, इसका नाम है फॉर्मेट। मान लो आपसे पूछ लिया गया कि फॉर्मेट क्या है। देखिए मैं आपको उन शब्द पे ध्यान दिला रहा हूं जो अभी तक पूछे नहीं गए हैं या फिर जिनकी ज्यादा संभावना है कि पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो पूछे जा चुके हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए होंगे उसमें हम आसानी से पकड़ ही लेंगे, उनको कर ही पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं और हो सकता है कि प्रश्न वहां से बना दी जाए। वैसे देखने में तो बोलेंगे यार फॉर्मेट ये क्या, हमको तो पता है ये फॉर्मेट ये होता है, लेकिन पता होने से नहीं, पेपर में कैसे आएगा, कितना पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हमें चीज यहाँ समझनी है। देखते हैं, देखो फॉर्मेट का मतलब क्या है, ये सिग्निफाई करता है किस किस चीज को सिग्निफाई करता है, नंबर एक पेज साइज को, दूसरे नंबर पर शेप को, और फिर अदर फिजिकल फीचर्स ऑफ अ बुक। मतलब क्या, फॉर्मेट का मतलब क्या है, ये पेज की साइज कैसी होगी, उसकी शेप कैसी होगी, या फिर और भी जो फिजिकल फीचर्स हैं उनको, उनके बारे में जो चीज सिग्निफाई करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो हमने आपको बताया था फोलियो जब भी कैसे पहचानेंगे, फोलियो का मतलब होता है हम एक बार फोल्ड करेंगे, ठीक है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ एक बार फोल्ड करेंगे। और जब हम बात करेंगे क्वार्टो की तो आपको यहाँ ध्यान देना है, तो हम कितनी बार फोल्ड करेंगे, 2 बार फोल्ड करेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऑक्टेवो की बात करेंगे तो हम 3 बार फोल्ड करेंगे ना, इतना आपको ध्यान देना है, ये की पॉइंट है। आपको अंदर का पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हम एक शीट फोल्ड कर रहे हैं 2 बार जिससे कि 4 लीव्स बन रही है, 4 लीव्स बन रही है तो हो जाएगा आपका क्वार्टो। अगर 3 बार फोल्ड कर रहे हैं और आपकी 8 लीव्स बन रही है तो आपको बन जाएगा ऑक्टेवो। तो आपको ऐसे ध्यान, इतना लंबा हो जाएगा आपको 1 2 एंड 3। अब उसके बाद में यहाँ देखेंगे ड्यूडोसेम्यूम, इस एक वायलूम क्या है, एक वायलूम है, अ शीट इज फोल्डेड एज टू मेक 12 लीव्स। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि डियोडेसिमो जिसमें 12 लीव्स बनती हैं, ठीक है ना, उसे हम डियोडेसिमो बोलते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलो हाँ,
द पेज ऑन द राइट इज कॉल्ड रेक्टो। तो ये पूछा जा सकता है कि रेक्टो क्या है, तो आपको ध्यान देना रेक्टो क्या है भैया जी, जब एक पेज को कहाँ जो है किया जाता है, राइट साइड में। द पेज ऑन द राइट साइड इज कॉल्ड रेक्टो। राइट साइड के पेज को क्या बोलेंगे, रेक्टो, और जिसका लैटिन मीन क्या होता है, ऑन द राइट। एंड द पेज ऑन द लेफ्ट इज कॉल्ड वर्शो। जो लेफ्ट साइड में पेज होता है उसे क्या बोलते हैं, वर्शो बोलते हैं, राइट साइड में रेक्टो बोलते हैं। तो ये वाले भी यहाँ इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है। और वर्षों का मतलब होता है टर्न्ड, ये भी पूछा जा सकता है, इसको भी हम लोग इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। अगला है यहाँ पर द कोलोफोन इन ओल्डर बुक्स। अब ये पूछा सकता है कि कोलोफोन क्या होता है, ये तो याद रखना है कोलोफोन क्या होता है। ओल्डर बुक में, ओल्डर बुक वाज अ नोट एट द एंड स्टेटिंग सच फैक्ट्स एज द टाइटल, अथर, प्रिंटर एंड द डेट ऑफ इशू। मतलब क्या है, कोलोफोन क्या होता है, पुरानी किताबों में एक नोट होता था। नोट कहाँ मिलेगा आपको, एट द एंड, ये ध्यान देना। एट द एंड के बजाय बिगिनिंग लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान देना। कोलोफोन का मतलब पुरानी किताबों में लास्ट में जब आप देखेंगे तो आपको एक नोट मिलेगा जिसमें आपको कुछ फैक्ट्स दिए गए होंगे। कौन कौन से, जैसे कि इसका टाइटल बारे में, इसके अथर के बारे में, इसके प्रिंटर के बारे में, और ये कब इशू की गई इसके बारे में, ठीक है ना। तो याद क्या रखना है, आपसे पूछा जा रहा है कि ओल्डर बुक्स में कोलोफोन हुआ करता था जिसमें कुछ फैक्ट्स हुआ करते थे, जैसे कि प्रिंटिंग डेट क्या है, डेट ऑफ इशू है, अथर क्या कौन है, इसका टाइटल क्या है, ठीक। ये आपको ध्यान देना है। जैसे कि इन मॉडर्न बुक्स द कोलोफोन इज ऑर्डिनरी इन द फ्रंट। तो अब आज की जो किताबें हैं आप शुरुआत में देख ले रहे हैं, पहले लास्ट में देखने को ये मिलता था। चलिए, बॉल्डराइज, ये टर्म काफी ज्यादा फेमस है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा सकता है, पीजीटी में आई थिंक पूछा भी गया है। बॉल्डराइज का मतलब क्या होता है, टू डिलीट फ्रॉम एन एडिशन ऑफ अ लिटरेरी वर्क पासेस कंसीडर्ड बाय द एडिटर टू बी इनडिसेंट। कहने का मतलब है, बॉल्डराइज का मतलब कोई भी एक एडिटर जो उस पर्टिकुलर वर्क को पब्लिश कर रहा है और उसमें उनको लगता है कि इस वाली चीज में कहीं ना कहीं पर कोई इनडिसेंट चीज दी गई है या फिर इनडेलिकेट चीज दी गई है, तो उसको वो क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। मतलब ऐसी कोई गंदी फंदी चीज जो कि समाज में लाने लायक ना हो, तो एडिटर क्या करता है, उसको काट छांट देता है। बॉल्डराइज का मतलब होता है काटना छाटना। अगर कोई इनडिसेंट वर्ड है तो उनको वो काट देता है, उसे हम बोलते हैं बॉल्डराइज करना, ठीक है ना। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, द वर्ड ड्राइव्स फ्रॉम द रिवर्न थॉमस बॉल्डराइज हु टाइडेड अप हिज फैमिली शेक्सपियर। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये थॉमस बॉल्डर जो है, उन्होंने एक वर्क लिखा था फैमिली शेक्सपियर 1818 में। तो शेक्सपियर के कुछ ऐसे वर्क थे जिसमें इन्होंने काट छांट की, उनको सही किया, इनडिसेंसी को हटाया, तो वहीं से नाम पड़ गया बॉल्डराइज, यानी कि बॉल्डर से बना है बॉल्डराइज, ठीक है ना। तो अगर ये प्रश्न यही पूछ लिया जाए कि फैमिली शेक्सपियर जो है इसको किसने लिखा है, तो आपको याद ध्यान देना है बॉल्डराइज ने लिखा है, ठीक है ना। और आपसे पूछा है बॉल्डराइज का मतलब क्या है, तो बता देना कि डिलीट करना कुछ वर्ड्स को एडिशन से, ठीक है, जो इंडिसेंस हो बस। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं बर्लेस्क पूछा जा रहा है आपसे कि व्हाट इज द मीन ऑफ बर्लेस्क। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में भी हम लोग कवर करेंगे क्योंकि यहाँ से पेपर में आ सकता है। देखो, बर्लेस्क का मतलब क्या है, हैज बीन सक्सेंटली डिफाइंड एज एन इनकॉन्ग्रुअस, ठीक है ना, इनकॉन्ग्रुअस इमिटेशन। मतलब कि बर्लेस्क का मतलब है कोई इस प्रकार का इमिटेशन करना जो इनकॉन्ग्रुअस हो, मतलब कह सकते हैं उचित ना हो, है ना। दैट इज इट इमिटेट्स द मैनर। मैनर का मतलब समझ लेना, इमिटेशन किसका करेगा बर्लेस्क में, आपको ध्यान है, किसका इमिटेशन करेगा, मैनर का। मैनर में क्या है, फॉर्म आता है और स्टाइल आता है। कहने का मतलब क्या होता है कि भैया जी बर्लेस्क में हम क्या करता है, राइटर है वो मैनर को इमिटेट करता है, यानी कि मैनर का मतलब फॉर्म और स्टाइल को, और द एल सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ सीरियस लिटरेरी वर्क, ठीक है। तो हम सिंपल सी बात है, ऐसे समझ लो। देखो, बर्लेस्क का मतलब क्या होता है, बेसिकली एक प्रकार से इमिटेशन होता है और इनकॉन्ग्रुअस इमिटेशन होता है, मतलब इसका कोई मेल जोल नहीं होगा। इसमें क्या करता है, कोई भी सीरियस वर्क जो होता है उसको इमिटेशन करेगा, ठीक है ना। अब क्या होता है, इमिटेशन कैसे करेगा, जैसे आप यहाँ देखो, अभी आपको समझ में आएगा बेहतरीन तरीके से। देखो, मोगिपिक हो गया, पैरोडी हो गई, ठीक है ना, ये सभी क्या है, ये आपके बर्लेस्क के ही उदाहरण हैं। इसमें क्या होगा, इपिक का आपको पता है, इपिक का भैया क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर कैसा होता है, सीरियस होता है, ठीक है ना, और स्टाइल भी डिग्निफाइड होती है। लेकिन क्या करेंगे, सब्जेक्ट मैटर सीरियस है, ठीक है, और स्टाइल डिग्निफाइड है, तो इस वाले मैटर को क्या करेंगे, ये
इमिटेट करेंगे। और इमिटेट करने में क्या है, ये अपने सब्जेक्ट मैटर को कैसा बना देंगे, ट्राइबल। मतलब किसी भी सीरियस सब्जेक्ट मैटर को कैसा बना देंगे, ये ट्राइबल बना देंगे, लो क्वालिटी में कन्वर्ट कर देंगे। तो वही यहाँ पर दे रखा है। बर्लेस्क का मतलब होता है इमिटेट करना मैनर को, यानी कि फॉर्म एंड स्टाइल को, या फिर सब्जेक्ट मैटर को, किसका, ऑफ अ सीरियस लिटरेरी वर्क, कोई भी सीरियस लिटरेरी वर्क को, और अ लिटरेरी जेनर, बट मेक्स द इमिटेशन अम्यूजिंग बाय अ रिडिकुलस डिस्पैरिटी। अभी क्या करेंगे, जो इमिटेशन तो करेंगे लेकिन उससे क्या करेंगे, वो रिडिकुलस उस चीज को बना देंगे, ठीक है ना, डिस्पैरिटी करके, बिटवीन द मैनर एंड द मैटर। अब देखो मैनर और मैटर का मतलब समझ लो यहाँ क्या होता है, मैनर और मैटर, तब आपको बेहतरीन समझ में आ जाएगा। मैनर का मतलब होता है भैया जी फॉर्म, और होता है आपका स्टाइल। मैटर का मतलब होता है भैया जी सब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखो कैसा होता है, कोई भी सीरियस वर्ड होगा तो मैंने आपको वहां बताया कैसा होगा, सीरियस होगा, और स्टाइल कैसी होगी, डिग्निफाइड होगी। तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट मैनर और मैटर दोनों को ये क्या करेंगे, इमिटेट करेंगे, लेकिन इमिटेट करने का तरीका इनका अलग होगा। इस प्रकार से सीरियस सब्जेक्ट को इस प्रकार से ये प्रेजेंट करेंगे कि वो रिडिकुलस हो जाएगा, ठीक है ना। तो द बर्लेस्क मे बी रिटन फॉर द शीर फन ऑफ इट, यूजुअली हाउएवर इट इज अ फॉर्म ऑफ अ सटायर। तो बर्लेस्क क्या है, बेसिकली एक फॉर्म ऑफ सटायर माना जाता है, और ये केवल किसके लिए यूज करते हैं, फन के लिए इसका यूज किया जाता है बर्लेस्क का। बर्लेस्क में देखो पैरोडी भी है, ट्रेवेस्टी भी है, तो ये सभी क्या है, कभी कभी इंटरचेंजेबली इनका प्रयोग किया जाता है। तो अब यहां से एक प्रश्न बना जा सकता है कि विच वर्ड इज नॉट इंटरचेंजेबली यूज्ड, विच वर्ड समटाइम इज नॉट इंटरचेंजेबली यूज्ड, इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो इंटरचेंजेबली प्रयोग नहीं किया जाता है। तो बर्लेस्क भी किया जाता है, पैरोडी भी किया जाता है, और ट्रेवेस्टी भी किया जाता है। इसके अलावा में जो भी होगा वो आंसर इसका सही माना जाएगा, ठीक है ना। आगे इसी के बारे में और देखते हैं। अब आप यहां देख रहे होंगे, ये समझना, देखो इन अ बर्लेस्क इमिटेशन द फॉर्म एंड द स्टाइल मे बी ईदर लोअर और अ हायर इन लेवल। जब बर्लेस्क में इमिटेशन कर रहे होंगे तो उसमें हो सकता है कि फॉर्म और स्टाइल जो हो वो लोअर भी हो सकती है और हायर भी हो सकती है, एंड डिग्निटी देन द सब्जेक्ट टू विच इट इज इनकॉन्ग्रुअस अप्लाइड। अब यहां ध्यान देना, इफ द फॉर्म एंड स्टाइल आर हाई एंड डिग्निफाइड बट द सब्जेक्ट इज लो और अ ट्राइबल, वी हैव हाई बर्लेस्क। अब बर्लेस्क में भी आपके दो प्रकार से चीजें बताई गई हैं, एक हाई बर्लेस्क होता है और एक लो बर्लेस्क होता है। तो कैसे समझेंगे कि ये लो बर्लेस्क है या फिर हाई बर्लेस्क है, तो यहां ध्यान देना, यहां पर अच्छी तरीके से देखो, जब सब्जेक्ट जो है वो लो होगा या फिर ट्राइबल हो, ठीक है ना, तो वहां पर क्या होगा, जब सब्जेक्ट कैसा होगा, लो होगा या फिर ट्राइबल हो, तो हम वहां पर क्या देखेंगे, हाई बर्लेस्क, ठीक है ना। और यहां पर क्या होगा, जो आपका फॉर्म एंड स्टाइल है वो हाई होगा और डिग्निफाइड होगा। कहने का मतलब ये समझो, जब आपका मैनर कैसा हो, मैनर का मतलब आपको मैंने बताया है फॉर्म और स्टाइल की हम बात कर रहे हैं। तो जब आपकी फॉर्म और स्टाइल कैसी होनी चाहिए, अगर ये हाई है या फिर कह सकते हैं डिग्निफाइड है, ठीक है ना, तब वहां पर आपका होगा हाई बर्लेस्क, ठीक है ना। और जब ये मैटर, अब आपको पता लगेगा मैटर, मैटर का मतलब आपका क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है ना। यहां पर जो मैटर था वो मैटर कैसा होगा, लो होगा। जहां पर मैटर लो हो, मैनर हाई हो, तो वहां पर हाई बर्लेस्क होगा। जहां पर मैटर हाई होगा, डिग्निफाइड होगा, और जहां पर मैनर जो है वो मैनर कैसा होगा, लो होगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, लो बर्लेस्क हो जाएगा। तो यहां देखो, इफ द सब्जेक्ट इज हाई इन स्टेटस and dignity but the style and a manner of the treatment are low undignified, we have a lower burlesque। तो वहां पर क्या होगा, lower burlesque होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, कहने का मतलब सीधी बात समझो यार, जब फॉर्म और स्टाइल डिग्निफाइड होगी, सब्जेक्ट लो होगा, तो वहां पर हाई बर्लेस्क हो जाएगा, ठीक है ना। और जब सब्जेक्ट हाई होगा और फॉर्म और स्टाइल लो हो जाएगी, तो वहां पर लो बर्लेस्क हो जाएगा। बस इतनी बात आपको समझनी है। बात क्लियर होगी आई होप। चलो
अब इसमें से हम लोग देखते हैं पैरोडी। पैरोडी भी आपको ध्यान देना, मैंने बताया था ऊपर है कि ये पैरोडी भी किस में आता है, बर्लेस्क में ही आता है, ये ध्यान देना आपको। पैरोडी किस में आता है, बर्लेस्क में आता है। तो पैरोडी क्या करता है, अ पैरोडी इमिटेट्स द सीरियस मैनर एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स ऑफ अ पर्टिकुलर लिटरेरी वर्क। एक पैरोडी जो होती है वो इमिटेट करती है सीरियस मैनर को और उसकी फीचर्स को, ठीक है, लिटरेरी वर्क की। द डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ अ पर्टिकुलर ऑथर और द टिपिकल स्टाइलिस्टिक एंड द अदर फीचर्स ऑफ अ सीरियस लिटरेरी जनर एंड रिफ्लेक्ट द ओरिजिनल बाय अप्लाइंग द इमिटेशन टू अ लॉली और कॉमिकली, ठीक है, इन अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट। कहने का मतलब पैरोडी क्या होता है, कोई भी आपका सीरियस वर्क होगा, ठीक है, या फिर कोई सीरियस मैनर है या फिर उसकी कोई सीरियस फीचर है, उसको इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा, इस प्रकार से किया जाएगा कि जो वो मैटर है, जो मैनर है, वो बेसिकली लो लेवल का हो जाएगा, ठीक है ना, तो उसे हम बोलते हैं पैरोडी। अब यहाँ ध्यान देना, जॉन फिलिप्स का एक वर्क है द स्प्लेंडिड शिलिंग्स, ये इंपॉर्टेंट है, पैरोडी का एग्जाम्पल है। और ये पैरोडी किस पर थी, याद रखना है, ये थी जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट के ऊपर। तो आपसे एक प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि बताइए विच इज द वर्क which is a work by John Phillips is a parody on Paradise Lost, तो आंसर हो जाएगा Splendid Shillings। ये वर्क पूछ लिया गया। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द नेम ऑफ दैट राइटर हु रोट अ पैरोडी ऑन पैराडाइज लॉस्ट, जिसने एक पैरोडी लिखी है पैराडाइज लॉस्ट के ऊपर, तो आंसर हो जाएगा जॉन फिलिप्स, ठीक है ना। ये वाला हमारे लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये आपको बात समझनी है। हाँ, अब इसमें आपको एग्जाम्पल्स में बता दे रहा हूँ, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं वो आपको समझने हैं, पैरोडी के हैं, ठीक है ना। और पैरोडी अगर ऑप्शन में नहीं है, अगर आपका मान लो बर्लेस्क दे रखा है, तब भी आंसर देगा, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि चाहे पैरोडी हो चाहे ट्रेवेस्टी हो, ठीक है, ये सभी एग्जाम्पल आपके बर्लेस्क के ही हैं। और ध्यान रखना है, पैरोडी जो होता है वो हाई बर्लेस्क में आता है। हाई बर्लेस्क का मतलब मैंने बता दिया, इसका स्टाइल जो है यानी कि मैनर जो है वो डिग्निफाइड होगा और इसका सब्जेक्ट जो होगा वो लो होगा, बस। तो अब आपसे एग्जांपल पूछ रहा जाए कि भैया जी इनमें से कौन सा एग्जांपल जो है वो पैरोडी का है, तो हेनरी फील्डिंग का एक वर्क है जोसेफ एंड्रूज, ठीक है, इन्होंने जोसेफ एंड्रूज जो है इन्होंने पैरोडी की थी सैमुअल रिचर्डसन का एक वर्क है पेमेला के ऊपर। तो आपसे इंडिविजुअल पूछा सकता है कि भैया जी विच वर्क इज एन पैरोडी ऑन पेमेला, ऐसा कौन सा वर्क है जो पैरोडी हो पेमेला के ऊपर में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा जोसेफ एंड्रूज, ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है। And later on, Jane Austen poked a good-natured fun at the genre of the Gothic novel in Northern Abbey. Here is a Hartley Collins parody of the first stranger of William Wordsworth. अब ये ध्यान देना, देखो ये हार्टले कॉलिंस हैं, ठीक है, इन्होंने एक वर्क लिखा था, ठीक है, वो पैरोडी है विलियम वर्ड्सवर्थ की जो वर्क है शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, ठीक है ना, ध्यान देना। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि विलियम वर्ड्सवर्थ का जो शी ड्वेल्ट अमंग द अननोन ट्रोडन वेज है, इसके ऊपर किसने पैरोडी लिखी, तो आपको ध्यान देना है ये हार्टले कॉलिंस है, ये वाला हो जाएगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट, ठीक। अब दूसरा ध्यान देना, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए गोथिक नॉवेल के ऊपर जो है बेसिकली एक पैरोडी किसकी मानी जाती है, तो याद कर लेना है आपको नॉर्दर्न अब्बे, जो कि एक वर्क है किसका है, जॉन ऑस्टिन का, ठीक है ना, ये चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। बाकी आपको ध्यान देना है हाँ, और विच ही अप्लाइज टू वर्ड्सवर्थ हिमसेल्फ, तो एक आपको ध्यान देना रेडल लेक करके जो है रेडल माउंटेन करके वर्क है, वो भी इनके जो है पैरोडी में ही आता है, तो आप रेडल माउंटेन उसको पढ़िएगा, ठीक, तब आपको पता लगेगा। तो ये थे कुछ जो है इंपॉर्टेंट आपके लिटरेरी टर्म्स जो हमने आज वाले सेशन में कवर करे हैं, और अगर आप चाहेंगे डिमांड करेंगे तो हम और भी टर्म्स को लेकर के आगे आएंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।